नमस्कार, एनडीटीवी के नेटवर्क के सभी चैनलों पर हमारे दर्शकों का स्वागत है। एनडीटीवी के राष्ट्रीय चैनलों के अलावा याद दिला दें दर्शकों को कि हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी एक रीजनल चैनल है। इस वक्त हम उस पर एक बड़ा इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं और वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। डॉक्टर मोहन यादव का परिचय देना, दरअसल प्रोफाइल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। वो पीएचडी हैं पॉलिटिकल साइंस में, एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत की उन्होंने, बीएससी में आ गए और उसके अलावा एलएलबी भी किया है। व्यापार में भी इनका शुरू में एक योगदान रहा और इस वक्त एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत कम उम्र में अप्रत्याशित रूप से एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनकर के अब हमारे सामने वो प्रस्तुत हैं। जाहिर है कि उनकी जर्नी जो है बहुत ही दिलचस्प है, तो चुनाव की भी बातचीत होगी और उनकी यात्रा की भी बातचीत होगी। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जय महाकाल, आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। एनडीटीवी के इस शो में आकर के मुझे भी अच्छा लगा। आपने वक्त निकाला। चुनाव प्रचार में बहुत सारी रैलीज, आप डेली करीबन 5 रैली या ज़्यादा। चुनाव का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन कोशिश कर रहे 4-5 अलग अलग प्रोग्राम दिन भर में हो जाते हैं इसमें। जी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो एयर डिस्टेंस का टाइम भी निकल जाता है। बिल्कुल। और आपके लिए बहुत ही नया अनुभव है कि अभी अभी सेटल होकर राज्य चलाना है और फिर एक बड़े चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो है कि मोदी की गारंटी तो हो गई, लेकिन अब आपको मोदी को गारंटी देनी है कि 29 में से 29। निश्चित रूप से, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है। वैसे भी हमारे प्रदेश में 2014 में हम 27 जीते थे, 2019 में गुना हम जीते थे। अब माननीय श्रीमान सिंधिया जी भी हमारे साथ आ गए, तो स्वाभाविक रूप से 28 हो चुकी है और 29वीं केवल लोकसभा छिंदवाड़ा बची थी। तो हमने जंग से कैंपेन की है और जनता का जो प्रतिसाद मिला है, मैं निश्चित कह सकता हूं कि छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। तो छिंदवाड़ा जीतेंगे तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन चूंकि ये तीसरे बार की इनकम्बेंसी है तो ऐसा हो सकता है कि एक आध सीटें चुनौती आगे पीछे और कहीं 28 का 27, 26, 25 तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये तो कहीं से संभव ही नहीं है। माननीय मोदी जी के काम से जनता जिस ढंग से आनंदित है, आपको एक उदाहरण देता हूँ। माननीय मोदी जी ने पिछले इसी विधानसभा चुनाव में, जिसमें हम लोग जीत करके आए, एक स्लोगन चलाया, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। इतना हिट हुआ, आपके सबके बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, जो कह रहे थे कि यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है। तो लगातार हम 2003 से बीजेपी यहाँ सरकार में है। एक 1.25 साल कांग्रेस का छोड़ दे तो लगातार बीजेपी। तो मोदी जी के उस भाव के कारण से राजस्थान भी जीते, मध्य प्रदेश भी जीते और छत्तीसगढ़ भी जीते। तो इसलिए मोदी जी का कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला नहीं। मोदी जी को तो और उसका लाभ मिल रहा है और हमको भी लाभ मिल रहा है। इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा में जो मोदी प्रीमियम है वो लोकसभा में उससे ज्यादा हो जाता है। जरूर। तो इस बार वोट शेयर का नंबर आपके दिमाग में क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। पिछली बार हम अपना अभी लेटेस्ट अगर स्टेट में देखा जाए तो हम लास्ट चुनाव में 44 थे, लेकिन इस बार 48% पे गए विधानसभा में। और बिफोर लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर हम 58% वोट शेयर मोदी जी के नाम पे गए थे। तो निश्चित रूप से आप करने वाला, क्योंकि कांग्रेस और उसकी पोजीशन खराब है। 58% के ऊपर जाना आपको। 100% जाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस लगातार डाउन होती जा रही। पहली बार कांग्रेस ने मैदान छोड़ा, खजुराहो सीट उनने सपा को दे दी। उनको मालूम क्लियर हारने वाले हैं। अब ये इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? सपा ने वापस गले डाली कांग्रेस की, दोनों ने मिलकर बीच में कैंडिडेट फंसाया, ना उनका रहा ना इनका रहा, कुल मिलाकर कैंडिडेट ही नहीं है। तो आखिर ये सब चीज़ें लक्षण दिखाई देते हैं। आप छिंदवाड़ा, राजगढ़ कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन एक बार भी अपनी लोकसभा छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे। ये अपने आप में संकेत आते हैं कि आखिर इनके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस ने कहा कि सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। तो जो ना प्रदेश अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं, ना स्टार प्रचारक अपनी भोपाल में राजगढ़ के बजाय दिग्विजय सिंह जी पिछली बार यहाँ लड़े थे, उनसे कहा यहाँ से लड़िए, तो बोले नहीं मैं राजगढ़ लड़ूंगा। तो जहाँ कैंडिडेट राजगढ़ में ही है या वो घूम रहे हैं राज्य में? मैंने कहा केवल राजगढ़ में। और हमने तरीका निकाला कि मैं पद यात्रा करूँगा। ये कुछ भी कर ले, कांग्रेस के लोग सफल नहीं होने वाले। एक बात और, एक फेज का चुनाव हो गया तो जो शुरू में आप अपना एक नैरेटिव लेके जा रहे थे कि इन मुद्दों पर आप फोकस करेंगे, तो पहले फेज के बाद
वही बात आप कह रहे हैं या दूसरे फेज में और आगे चलते हुए आपके नैरेटिव में परिवर्तन है? नहीं, हमारी नैरेटिव में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी बहुत सुस्पष्ट नीति है। मोदी जी उनके भाषण में जो बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जो भरपूर मदद मिलती है उसी भाव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नदी जोड़ो अभियान एक बहुत बड़ा पहला भारत का प्रोजेक्ट है, केन बेतवा नदी योजना का। उसमें माननीय मोदी जी द्वारा 45,000 करोड़ की योजना दी गई है, जिसमें से हमारे बुंदेलखंड के खजुराहो यानी छतरपुर, सागर, पन्ना, बीना, ये पूरा बेल्ट हमारा उससे लाभान्वित होने वाला है। एक नदी जोड़ो अभियान हमारा पार्वती, काली सिंध और चंबल पीकेसी योजना के अंतर्गत। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा हुआ प्रकरण था। कांग्रेस के टाइम पे इसको बार बार उलझाते रहे, लेकिन हमने जैसे सरकार बनी तुरंत उसमें माननीय मोदी जी का लाभ मिला और ये योजना लागू कर दी। 35,000 करोड़ हमको उसमें मिलने वाला है। तो पानी का एक एक बूंद खेती के लिए भी और घर के लिए भी, और पानी से ये बात जानते हैं कि खेती आधारित हमारा राज्य है, तो उसका बड़े पैमाने पर हमको लाभ मिल रहा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज़्म है, जहाँ केंद्र सरकार से लगातार हमको मदद मिल रही है। तो हमारा तो एकमात्र नैरेटिव है कि हम रोजगार परक प्रदेश को बनाना चाहते हैं और किसानों की, दूध उत्पादकों की, सभी प्रकार की जीवन की जो जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति करते हुए ये राज्य को प्रोग्रेसिव बनाना है। जी, इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। जैसा आपने कहा कि रोजगार परक और खेती बुनियाद है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिंचाई, बिजली, खेती ये आपके विकास का आधार बनेगा। लेकिन आप एक नए मुख्यमंत्री के रूप में जब काम शुरू कर रहे हैं तो एक होता है ना कि अपना एक विजन, कि मेरा फोकस, मेरा जोर इस बात पे रहेगा, उसकी कुछ क्लैरिटी अभी आपको आ रही है कि क्या आप किस पर प्राथमिकता देंगे? मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कृषि विकास दर 25% चली गई। अब एग्रीकल्चर में इससे आगे और ले जाना ये बड़ा एक तरह से वो सेटल हो गया है। तो हमारे पास किसानों की खेती के अलावा आय बढ़ाना है तो दूध उत्पादन हो सकता है। तो दूध उत्पादन के मामले को लेकर के मैं अमूल की डेयरी प्लांट वालों के पास भी गया था, अपने यहाँ कोऑपरेटिव वालों के साथ भी बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के पशुपालन के विभाग से भी बात कर रहा हूँ कि कुल मिलाकर के दूध उत्पादन के मामले में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे करना चाहिए। अब 2 सेक्टर, एक कोऑपरेटिव भी और एक प्राइवेट सेक्टर भी आजकल इस समान रूप से आ रहा है। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा दे करके दूध में भी गौशालाओं को गाय का दूध खास करके बड़े पैमाने पर देसी गाय का दूध मिलना चाहिए। तो इस तरह से कई प्रोजेक्ट में दूध उत्पादन के माध्यम से खेती किसानी के क्षेत्र में होता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री की संभावना भी बहुत है। इंडस्ट्री भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे कई माइनेज आधारित इंडस्ट्रियाँ जिसमें हम काम कर सकते हैं, कई बड़ी संख्या में आबादी वाले बेल्ट है, जैसे बुंदेलखंड का बेल्ट है, मालवा का बेल्ट है, जहाँ हम अपनी रेडीमेड गारमेंट्स लगा के बाकी इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ख़ास करके महिला आधारित उद्योगों को लेकर भी रोजगार परक, बड़ी मशीन से केवल उद्योगपति का लाभ मिले, इसके बजाय लोगों को रोजगार मिले। तो सरकार के माध्यम से भी मदद दे करके बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित उद्योग प्रारंभ कराना। तो हर जिले का अलग अलग हमने रीजनल कॉन्क्लेव करने का प्लान बनाया, जिसमें एक समिट हम कर चुके हैं और पूरे प्रदेश में हमने मैसेज दिया केवल MOU करने के लिए ये काम नहीं होगी। यह भूमि पूजन, लोकार्पण होना चाहिए समय सीमा के अंदर, और फिर उसको लाइव सभी प्रदेश में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसका लाभ मिल रहा है। तो ये जो जर्नी है भूमि पूजन से लोकार्पण, उसमें देखिए हमारी जानकारी ये बताती है कि इंडस्ट्री आती है, बात करती है, वो लगाना भी चाहती है, लेकिन कई बार वो पॉलिसी या क्लियरेंस वगैरह का जो एक कंड्यूसिव माहौल जिसको कहते हैं कि परमिशन जल्दी मिलें, मध्य प्रदेश ने काफ़ी काम किया है इसमें, लेकिन तभी थोड़ा गैप है कि उद्यमी वास्तव में आके यहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगाने की सोचे। नहीं, हमने लगातार प्रोत्साहन दिया। मैं अपनी अभी आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि मेरे आने के बाद में हमने इसमें एक सब कमेटी भी बनाई मंत्रिमंडल स्तर की, जिसमें इनके पर्टिकुलर ज़िले के अंदर कौन कौन से तरीके से उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसी कई इंडस्ट्रियों का निराकरण भी कराया है, तो उसका लाभ भी मिल रहा है। फिर बड़े पैमाने पर जैसे हमारे यहाँ एनर्जी के सेक्टर में सोलर एनर्जी, वाटर, हाइड्रो पावर और इस प्रकार से बहुत गुंजाइश है, तो इसके भी अलग अलग प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से माइनिंग नीलामी में तो हमने अभी पुरस्कार हमने जीता है, खदान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर के भारत सरकार ने नंबर 1 राज्य का हमको एक पुरस्कार भी दिया है। और ये जो पारदर्शिता के साथ
खदानों की नीलामी कराते हुए उसमें उद्योगों को ले आमंत्रित करना, ऐसे अलग अलग सेक्टर में लगातार हम काम कर रहे हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। तो उद्योग जिसमें कि मैं समझता हूँ कि एग्रो बेस्ड टेक्सटाइल माइनिंग, ये क्लियर फोकस आपका। बराबर, और इसी में रेडीमेड गारमेंट्स भी है, बिल्कुल, कॉटन आधारित उद्योग भी है, फिर इसमें वीविंग वाला सेक्टर है, बड़ा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ भी हमने कहा कि भाई जो देख, मैं आपको वैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, इसमें भी बड़े पैमाने पर रोजगार है। जैसे मैंने अभी शुरू कराया कि महाकाल के महालोक बनने के बाद बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, लेकिन महाकाल के महालोक में FRV की प्रतिमा बन गई, तो वो एक चूंकि बनाने का एक समय सीमा के अंदर एक महाकाल का महालोक बताना था, तो वो उस समय तो ठीक था, लेकिन काल के प्रवाह में कोई मंदिर में FRV की प्रतिमा नहीं लगना चाहिए। तो हमने मूर्ति शिल्प का एक कार्यशाला लगा दी, और मूर्ति शिल्प की कार्यशाला के बलबूते पे 2-3-4 साल में सारी मूर्तियां रिप्लेस कर देंगे। तो मूर्ति शिल्प केवल जयपुर पे क्यों निर्भर होना चाहिए, हमारे यहाँ भी प्रदेश में बन सकती है। तो उस आधार पे एक नया उद्योग का एक रास्ता खुलता है। उसी प्रकार से आमतौर पर महाकाल के महालोक के बाद से या ओरछा में या चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन की बड़ी संभावना, तो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ उसमें रोजगार खोजने के लिए भी, तो हमने कहा भगवान के वस्त्र बनवाना, उनके ऑर्नामेंट बनाना, या इस प्रकार से और कौन कौन से शिल्प हो सकते हैं उनको जोड़ते हुए इसमें भी रोजगार देखना। तो धार्मिक टूरिज्म तो बहुत बड़ा हो सकता है, और आपको लगता है कि महाकाल जो है वो तो दरअसल बनारस की बराबरी, वो मुकाबला करने का तैयारी आपको करनी चाहिए। आज की स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, बनारस से डबल दर्शनार्थी उज्जैन आ रहे हैं यहाँ। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक दुविधा है, या कहिए कि विकल्प है, और वो क्या चुनेंगे ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। एक तरफ तो आप उज्जैन के हैं, तो जाहिर है कि भोले शंकर के लिए एक उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन कृष्ण भगवान भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं कि यदुवंशी के लिए। तो कृष्ण और शंकर में से आप एक चुनेंगे या दोनों पर काम करेंगे? आपने थोड़ा संशोधन, आपकी बात में संशोधन कर दूं, चित्रकूट भी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ जैसे अयोध्या में वर्तमान के दौर में पूरा फोकस हुआ लोगों का, तो भगवान राम के लिए अयोध्या उतनी महत्व की 11 साल उनने वनवास में चित्रकूट में निकाले। तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, और इसी प्रकार से आपकी जानकारी के लिए शक्तिपीठ भी है हमारे यहाँ, जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से माता हरसिद्धि का, गढ़कालिका का शक्तिपीठ उज्जैन में। तो हमने कोशिश की कि सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को साथ में लेकर के समान रूप से हम उन पर काम कर रहे हैं, और खासकर भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए तो स्टेट में जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हुई है, वो प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए हमने इस पर डिसीजन कर लिया है। और इसी के साथ साथ ऐसे और स्थान जहाँ पर और भी ऐसे महत्व के मंदिर हैं, जैसे नलखेड़ा पीताम्बरा माई का मंदिर हम मान के चले, बगलामुखी माता का मंदिर है, तो ऐसे सारे स्थान, ओरछा का राजा राम का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सलकनपुर माता जी का मंदिर है, कटनी मैहर की माता जी का मंदिर है। हमने कहा कि भाई मंदिरों के लिए भी केवल धर्मस्व मंत्रालय विचार नहीं करेगा, तो धर्मस्व के अलावा जैसे मैंने 2 मंदिरों के लिए तो घोषणा की है, पर चित्रकूट में विकास प्राधिकरण बना दिया है जो वहाँ के सारे डेवलपमेंट का काम वो खुद करेगा, और उसको एग्जीक्यूशन में भी लिया है, और उसी के आधार पर पैकेज भी दिया है। तो मंदाकिनी के घाट से लगा करके वहाँ के तीर्थ बनाना। लेकिन अभी हमने प्लान किया कि लगभग 3000 से बड़े मंदिरें उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के अंदर हैं जो शासकीय हैं, लेकिन कोई गांव में है, कोई शहर में है। तो 5 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाते हुए हमने उसमें एक साथ जोड़ा है कि केवल मंदिर के अंदर निर्माण करने से काम नहीं चलेगा, मंदिर के बाहर सड़क चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए। तो नगर निगम है तो नगरीय क्षेत्र तो नगर निगम को या स्थानीय शासन विभाग को उससे जोड़ रहे हैं, और पंचायत में है तो पंचायत को जोड़ रहे हैं। राजस्व के माध्यम से उस मंदिर की अगर ज़मीन है तो उस ज़मीन से कैसे उसकी रेवेन्यू मंदिर की बढ़ सकती है, वो विकास का क्या क्या प्लान हो सकता है। और आने वाले 25 साल तक हमारे सारे देवस्थान पे केवल दर्शन के लिए नहीं होते हुए वो सामाजिक जन चेतना का केंद्र बने, इसलिए ईयरली उसके मेले आयोजित कराना, भगवान के हर त्यौहार अच्छे से मनाना, पूजा पद्धति में शुद्ध ऋग्वेदी पद्धति अगर है तो ऋग्वेदी पद्धति में भी जो शुद्ध उच्चारण सहित पूजा कर सके उस तरह की उनकी ट्रेनिंग कराना, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया है। आने वाले समय में ये सब बातों का आपको रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं ये डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए तो एक बहुत ही व्यापक काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उज्जैन की वजह से जिसको कहते हैं ग्लोबल टूरिज्म का मैग्नेट बनाना, वो पोटेंशियल भी है, उस पर कोई थॉट?
100% है ना। जैसे आपकी जानकारी के लिए, जब मैं यूडीए चेयरमैन उज्जैन में था, तब मैंने इस्कॉन इंटरनेशनल को उज्जैन में ज़मीन दी थी। इस्कॉन का बहुत बड़ा सेंटर बना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्कॉन इंटरनेशनल को जो है जोड़ा है। अभी हमारे पास में ऐसे और भी अलग अलग प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कई संप्रदाय भी संपर्क में आ रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे स्थानों को विकसित करने में, जो आपसे मैंने बात कही है, उसी तरह से हर एक केंद्र को डेवलप करने की योजना भी बनी। जी बिल्कुल। पढ़ाई का एक दूसरा विषय है जो बड़ा विषय है, और हमको लगता है कि उसमें भी मध्य प्रदेश में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उस तरह के, लेकिन रोज़गार और स्किल, ये दोनों काम साथ चलें, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरियों से या सिर्फ नौकरी से तो हो नहीं सकता। तो शिक्षा पर किस तरह का फोकस रहेगा आपका? देखिए, शिक्षा में मैं पहले शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनने के पहले मुझे इस बात की जानकारी है। हमने इसमें कुछ चेंज भी किया, बदलाव भी किया, और एक सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय मोदी जी के शासनकाल में आई है। वो बहुत क्लियर है कि हमारे पास केवल कागज़ की डिग्री बांट करने के लिए शिक्षा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में वास्तव में, उच्च शिक्षा में जो आना चाहता है उसकी, अभी जैसे उदाहरण के लिए 20 लाख विद्यार्थी हमारे उच्च शिक्षा में हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरी नई शिक्षा नीति हमने जो लागू की, अगर ये पूरी क्लास 1 से चालू होगी तो आते आते किसी हालत में 2 लाख से ज़्यादा हमारे पास उच्च शिक्षा में विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे जो मिडिल के बाद हाई स्कूल में आते आते वो रोजगार परक किसी भी क्षेत्र में जाए, ITI में जाए या इस प्रकार के पॉलिटेक्निक में जाए, उनके अपने जीवन की लाइन तय हो जाएगी। तो उस प्रकार से रोजगार में हमारा अपना स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। इसलिए स्किल यूनिवर्सिटी की भी हमने कल्पना की, और स्किल यूनिवर्सिटी हम बनाने वाले भी हैं। पर स्किल यूनिवर्सिटी भी वो एक तरह से उच्च शिक्षा वाला है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऐसे स्टार्टअप से लेकर के यूनिवर्सिटियों के अंदर हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आखिरकार माहौल हमारा रोजगार परक शिक्षा पे ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जब आप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद आपकी जो एक चर्चा लगातार होती है वो है कि आप बड़े सख्त हैं, अफसरों को भी थोड़ा सा टाइट रखते हैं और बहुत तेज़ी से फैसले लेते हैं आप। तो उसमें ये अनुभव कैसा रहा? अफसर और प्रशासन अब बिल्कुल लाइन पे है, नियंत्रण में है? अब मैं तो ये नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मेरी सरकार के आधार पर लोग बता सकेंगे कि वो कैसे सरकार चल रही है। ये सत्य बात है कि मैं वैसे सरकार के निर्णयों के लिए, अगर मेरा अपना एक मानना रहता है कि निर्णय अगर कर ली है तो उसका पालन होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, अगर निर्णय करने में देरी करेगी तो देरी से क्या निर्णय भी किसी के लिए लाभ के बजाय नुकसानदायक होगा। तो समय पे फैसले करना और समय पे लागू कराना, और मैं इस बात के पक्ष में रहता ही हूँ। जैसे मैं शिक्षा मंत्री था तो 3 साल, जब भले ही कोविड का समय था, लोगों ने कहा जनरल प्रमोशन दे दो। हमने कहा क्यों दे देंगे, जनरल प्रमोशन नहीं देंगे। भले हम ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लगा लो, लेकिन बच्चा घर में बैठ के भी लिखे, उसकी आदत पढ़ाई की से जुड़ना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। GP लिखा रहेगा मार्कशीट में, क्या फ़ायदा, किसके लिए काम की। बिल्कुल। तो ऐसी जो मूल्य आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हमको लगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से हमने इसमें कोई समाज का भी हित देखा, राज्य का भी हित देखा, और एक तरह से सरकार और समाज अलग अलग नहीं होती। समाज का प्रतिबिंब सरकार में आता है। तो समाज भी जिसको अच्छा समझे वो सरकार चलाने में आनंद, नहीं तो क्या फ़ायदा। एक किस्सा जिसकी बड़ी चर्चा हुई, और जाहिर है कि वो किस्सा मैं गॉसिप के लेवल पे नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि इस पर काफ़ी बात हो चुकी है, वो है कि आपने एक शाहजहाँपुर के कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके पीछे मुझे लगता है कि पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा हो, सरकार कितनी रिस्पॉन्सिव या संवेदनशील है लोगों को डील करने में, आप संभवतः ये मैसेज देना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये बाबूगिरी तो बहुत होती है। मैं इससे सहमत हूँ। क्या होता कभी कभी कि हम अपने संवेदनाओं को एक तरह से निष्ठुर बना लेते हैं। ये मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इससे हट के रहता हूँ कि गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, या कोई ड्राइवर है, तो भाई वो है वो जो है, हम अधिकारी है ना, हमारी जवाबदारी ज़्यादा है। तो मैं इस बात में थोड़ा सा शुरू से इस बात का ध्यान रखता हूँ कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और हम सम्मान देने की बात के पहले जवाबदारी भी हमारी है। तो हम जितने बड़े अधिकारी हैं उतनी हम सावधानी रखें। बाकी मेरे उसके पीछे कोई दूसरा इंटेंशन नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं थोड़ा सा निर्णय करने में थोड़ा सा, मुझे लगता है कि निर्णय समय पे होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, और निर्णयों को लागू कराने की भी उतनी तत्परता भी होना चाहिए। बिल्कुल।
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं और अपेक्षाकृत युवा हैं और आप बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कैबिनेट में काम कर रहे हैं और ये ह्यूमन डायनामिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इस तरह की लीडरशिप, ये लीडरशिप की क्लास है, बल्कि एक तरीके का तो पता चलता है कि लोग अपने सीनियर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या अनुभव है? मैंने इसमें एक शब्द भी बोला था कि मैं सीनियर के बीच से नहीं बना हूँ, मैं सीनियर के साथ बना हूँ। मैं उसका पॉजिटिव देखूँगा तो मुझे ये लगता है कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए तो मैं उनसे बात करता हूँ सहजता से, तो मुझे बड़ा अच्छा सकारात्मक उसका उत्तर मिलता है। या जैसे क्रिकेट की भाषा में ही मैंने आज ही एक जगह बताया था कि मान लो विराट कोहली आए तो धोनी भी उसकी टीम में थे, या गावस्कर के टाइम की कल्पना करें जब कपिल देव कप्तान बने थे। तो सीनियर तो हर समय टीम गेम है राजनीति, और यहाँ हमेशा टीम सीनियर रहेंगे। अब उसमें से आप उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए सरकार की दिशा ठीक चल रही है आप पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य अगर अच्छा है, सच्चा है, तो सबका सहयोग मिलता है, प्रेम भाव से आपस में एक दूसरे का सम्मान देते हुए सरकार चलाते हैं अच्छे से। बिल्कुल। यहाँ चूंकि बहुत लंबे समय तक शिवराज जी का एक कार्यकाल रहा और उसके बाद जब आपने लिया तो जाहिर है कि सब लोगों के लिए एक प्रत्याशित सी बात थी। इस पर भी आपने काफ़ी जवाब दिया, लेकिन मैं फिर भी इस पर एक बार वापस आपसे बात सुनना चाहूँगा, और वो ये कि जब इतनी सारी योजना और एक ऐसी छवि बन जाती है, वो छवि क्या है? साइकिल वाले, लाडली बहना और मामा, हालांकि बाद में बुलडोज़र भी चलाते थे। तो ये डिफाइन क्या करता है? एक व्यक्ति की एक याद आ जाती है, एक पर्यायवाची शब्द बन जाता है। तो उसको देखते हुए आपकी लर्निंग क्या है कि आपको हम कैसे आगे डिफाइन करें कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री काल में इनको इस चीज़ के लिए जाना जाए? मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देने में मुझे लगता है कि 5 साल के लिए सरकार बनती है, 100 दिन के अंदर जवाब देना थोड़ा आपके हिसाब से लग रहा नहीं जल्दी हो रही लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए डे फर्स्ट से जिस दिन से मैं बैठा हूँ कुछ ऐसे निर्णय जिसमें कोई लगना ही नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए अब ध्वनि प्रदूषण के लिए माइक का उपयोग करना कोई भी धर्मस्थल हो, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हमने एक निर्णय किया कि ये नहीं चलेगा और इसके कारण से 66,000 माइक जमा करा के हमने छुड़वा दी। अब मटन की दुकान, मछली की दुकान खुलेआम बेचना, अब इसमें क्या पॉलिसी की बात है? हमने कहा नहीं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें बस निर्णय किया और 8 दिन के अंदर रिजल्ट आया कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने कहा खाने से मना नहीं, बेचने से मना नहीं, इसका मार्केट बनता है, उसकी अपनी एक मर्यादा है जो फूड सेफ्टी अधिनियम का पालन करते हुए आप बेचो ना, कोई मना नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से जैसे अब डीजे है तो कान फोड़ू, कोई देख नहीं रहा है, तो डीजे बजने से इससे दो, एक तो बैंड वाले, बाजे वाले, ढोल वाले बेचारे सब परेशान थे, दूसरा उसकी ध्वनि इतनी ज़बरदस्त होती कि वृद्ध लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग, हर कोई उसकी वाइब्रेशन इतना खतरनाक था। तो हमने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत थी वो सारे निर्णय करते करते आए। अब जैसे BRTS भोपाल में तो रोड उतने चौड़े है ही नहीं, लेकिन जो है उसमें भी BRTS आ गया। तो उस ये सबसे पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा इसको ख़त्म करना चाहिए। 8 दिन में ख़त्म करने का निर्णय किया, लागू हो गया, 1.5-2 महीने में परेशानी खत्म हो गई। तो निर्णय को जनता की हित में लेकर अगर बढ़ेंगे आगे तो जनता का प्रतिसाद भी मिलता, आनंद भी मिलता। और ऐसे एक नहीं, मैंने लगभग 100 से ज़्यादा निर्णय किए और सारे निर्णयों में इसी गति से लगातार उसका लाभ भी मिलता गया। अब आप बताइए, जैसे अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात हमने कही, तो जैसे अपन केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री में हेलीकॉप्टर सेवा करते हैं। हमारा राज्य भी इतना बड़ा, तो हेलीकॉप्टर सेवा हमारे यहाँ भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से, तो उज्जैन से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर 2 घंटे में 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते, इंदौर सेंटर बनाते। तो ऐसे ओरछा, दतिया, कटनी, जो स्थान पे फिर रिजर्व फॉरेस्ट भी बहुत है हमारे पास। तो इसलिए इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये बहुत कोई हेडलाइन का विषय नहीं दिखता कि ध्वनि प्रदूषण पे एक मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा ध्यान देके उसको बंद कराने का काम करे। और आपने नोटिस किया होगा, हमारी जो टीम है NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो आपको VIP कल्चर भी नहीं पसंद है तो हूटर के खिलाफ अभियान चलाया, तो उस पर आपने क्या कुछ निर्देश दिया या देने वाले? मेरे काफिले में हूटर ही नहीं बचता है और मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। उसने कहा बिल्कुल ये बंद होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं।
ये चीजें ऐसी है जो आम, लेकिन हमने धरपकड़ की, बहुत सारे लोग अभी बजा रहे थे। मैं उन पर कार्रवाई कराता हूँ ना, हमने कहा आपके उस अभियान की सराहना भी करता हूँ, और हमने कहा ये अच्छी बात है। इसमें आखिर हम अपने आप को क्यों इस तरह से डालना चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हो गए, हम तो जो है सामान्य हैं। बिल्कुल। ऐसे तो जो मध्य प्रदेश के लोग जानते थे वो आपके बारे में ये सब पहले से जानते ही थे, लेकिन अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कई नई चीज़ें जान रहे हैं, और आपके बारे में कहते हैं ना कि ये क्या क्या करते हैं, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि आप बड़े अच्छे पौराणिक कथाकार भी हैं। तो वेद पुराण पढ़ करके उसको सामयिक संदर्भों से जोड़ने पर भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। देखिए, मैं उज्जैन से आता हूँ और मुझे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है, और मुझे स्वाध्याय का शौक भी है। तो खासकर ऐसा लगता है कि कई सारे मिथक रहते हैं जिनको हमको तोड़ना चाहिए, जो एक बिना बात के बन जाते हैं। तो बोलना भी चाहिए और करके भी दिखाना चाहिए। जैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के यहाँ कोई रात नहीं रहेगा, हमने कहा ये क्या बात हुई भाई, बाबा महाकाल तो जन्मदाता है, वो हमारे पालक हैं, वो कोई कैसी जान किसी की लेंगे, और अगर उनकी टेढ़ी दृष्टि तो ब्रह्मांड में कोई कहाँ बचेगा। तो मुझे जब आपने तय किया होगा तो दोनों तरह की राय मिली होगी कि आप मिली ना, बड़े पैमाने पर डरने वाले मिले, कह रहे थे तुम कहाँ पंगा ले रहे हो, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप अंधविश्वास के खिलाफ निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ इससे। मैं इस बात के लिए, प्रोग्रेसिव समाज है आज के समाज में, इन सारी बातों में हमको भगवान पे भरोसा भी रखना चाहिए, और भगवान की जो सच्ची बात है उसको लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये इस टाइप के मिथक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। चर्चा के आखिर में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और इसको मैं कंप्लेन के रूप में रख रहा हूं। माना कि संघ की प्रेरणा के कारण बहुत सारे कार्यकर्ता आप जैसे घर, परिवार, त्याग सबकी परिभाषाएं बनाते हैं, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। वो ये है, मुझे पता लगा कि आपके मुख्यमंत्री निवास में आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है या नहीं रहेगा, बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ेंगे। मुझे ये एकदम, इससे मैं सहमत नहीं। ये आपकी बिल्कुल धन्यवाद, आपका अपना मत हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको इस ढंग से देखता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा यहाँ भोपाल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, उसने MBBS कर लिया, वो PG करने आया है, MS कर रहा है। तो अब ये आप बताइए कि अगर उसको यहाँ के इस आबो हवा का असर पड़ेगा तो वो पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। तो अगर उसको ध्यान से पढ़ना है तो डॉक्टर के लिए PG की पढ़ाई तो और ज़्यादा गंभीरता के साथ पढ़ने की होती है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि उसको जब डिग्री पूरी करेगा उसके बाद उसकी लाइन में उसको विचार करना चाहिए जो कर। मैं इसके पहले मेरी बेटी यहाँ MBBS करके गई, वो भी भोपाल में ही पढ़ी। मैंने जब मैं उस समय उज्जैन विकास प्राधिकरण पर्यटन विकास निगम का प्रदेश का अध्यक्ष था, बाद में मैं विधायक मंत्री बना, तब भी मैंने कहा बेटा तुमको हॉस्टल में पढ़ना है। तो बच्चे भी इस बात से सहमत है। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे परिवार में इस बात को लेकर के पॉजिटिव भाव है। जैसे मेरे बेटे का विवाह हुआ, तो विवाह में अपने इस कैंपस में लाखों लोगों को लेकर क्यों शादी करना चाहिए, तो 100 लोग मिलकर भी तो शादी कर सकते हैं। तो प्रतिमान बनाना तो हमको ही, तो हमारा मन कड़क करना पड़ेगा। तो हम जब जितने इस पूरे बात को समझेंगे तो वो बात नीचे उतरेगी। ये थोड़ा ज़्यादा कड़क नहीं है, क्योंकि परिवार हमारे अस्तित्व का ही तो हिस्सा है। लेकिन परिवार को अंदर, परिवार को ही मानेंगे तो पूरा हमारा जो जवाबदारी है उसमें कहीं घालमेल हो जाए, डाइल्यूशन ना हो जाए। हाँ, उस भाव को बचा के चलना भी हमारी जवाबदारी है। जो जितना बड़ा बनता उतना उसको सावधानी रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने पढ़ा कि आपने तो MBBS छोड़ा क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी थी, और आपके दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं। तो वो अपने मन से चुने या आपने भी कुछ हिदायत दी? नहीं ये तो एक ये बात सत्य थी कि मैं जब गया था BSc करने, और मैं फर्स्ट टाइम जॉइंट सेक्रेटरी बन गया। सेकेंड ईयर में मैंने जाने के पहले PMT दी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज चला गया। लेकिन सब मित्रों ने कहा कि नहीं, हमको यहाँ वापस विद्यार्थी को जिताना है, तो आप प्रेसिडेंट बनना है, तो सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बनो। मैं वो छोड़ के वापस लड़ने आ गया। ये बात सही थी कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि मैं इस सब बातों में उस समय एक उत्साह के वातावरण में भी था, और ऐसा लगा कि चलो चुनाव लड़ने ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब बाद में बच्चों ने इस बात को भी महसूस किया कि भाई हमको अगर डिग्री करते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो क्या बुरा है, बाद में उनको जो करना करे। तो मेरा दामाद भी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, मेरे घर में सब डॉक्टर है, लेकिन उससे कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट पूरा है घर में। एक बच्चा वकील भी है, LLM किया उसने। अरे वाह, अरे वाह। आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल से अब इस इंटरव्यू को हम लोग समापन करते हैं, और वो ये है कि OBC
रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर कुछ सिग्नल सही गए, कुछ गलत गए, कुछ वाद विवाद रहा। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री जी से हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने साफ किया कि बिल्कुल ये रिजर्वेशन रहने वाला है। इस पर आपके थॉट क्या हैं और बीजेपी इसमें थोड़ा क्लियर है क्या? नहीं, बीजेपी सब चीज़ में क्लियर है। बीजेपी पे जानबूझ करके डाले जाते हैं। आप बताइए, बीजेपी से के बारे में कहते हैं ये ओबीसी विरोधी है। अरे ओबीसी जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये बीजेपी कहाँ से ओबीसी विरोधी हो गई? बीजेपी इस बात को नहीं कहती है जो जिस बात को कह करके लोग वोट लेते हैं। जैसे ये विषय आना, ये गलत बात है। हम माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान, ये 4 जातियां हमारे पास है, उसमें सारी बात आ जाती है। हम अगर लोकतंत्र को बचाना है, हमको समाज में बीते काल की जो कठिनाइयाँ थी जिससे समाज की उन्नति रुकी है, उनसे अगर बाहर आना है तो हमको अपने इस विवेक को विकसित करना पड़ेगा, हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ये मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि बीजेपी सरकारी नौकरियों से किसी समाज को बढ़ाए, इसके आगे पावर में, राजनीति में पावर शेयर करने के लिए इन जातियों को आगे बढ़ा रही है? एक उदाहरण सामने बैठा है। अरे मैं बैठा हूँ, हरियाणा में सैनी जी बैठे हैं, उधर भजन लाल शर्मा जी बैठे हैं, विष्णुदेव साई जी बैठे हैं। पूरा देश तो हमारा उदाहरण है। और हमारे परिवारों में जिनके नाम बता रहा हूँ, किसी के परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बना है। उसके उलट देखो आप, पूरे देश में इनके इंडिया गठबंधन के सारे लोगों के परिवार में ही वो अपने परिवार में जो मुख्यमंत्री बन गया उसका बेटे ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपनी पार्टी की अध्यक्षता भी उनको ही देना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी वही रहना चाहते हैं। कोई का भतीजा, कोई का बेटा, कोई का बेटी, कोई की बुआ, इसका बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये ऐसे लोकतंत्र के बजाय ये लोकतंत्र जो बीजेपी कहती है वो सच्चे अर्थों में ज़्यादा सार्थक है। बिल्कुल। आपने चूंकि कांग्रेस के संदर्भ में बेटे बेटियों का जिक्र किया, तो कांग्रेसी बेटे बेटियों का इंपोर्ट बीजेपी में चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? दोनों बातें हैं। उसका इनपुट कैसे चलेगा, लेकिन ये यहाँ आकर के जो बीजेपी की कार्यशाला में आता है, रहता है, जुड़ता है, बीजेपी की अपनी एक ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर रह करके ही बीजेपी में कार्यकर्ता अपना आपको इसके समाहित भी कर पाता है, या उसके लिए वो मान के चलता कि जब समर्पण कर देता तो पार्टी उसका विचार करती और पार्टी उसके उदाहरण भी बनाती है। अब हमारे असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ आए, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और योग्यता है तो मुख्यमंत्री बना देते। भाजपा ही एकमात्र उदाहरण है, कोई और पार्टी करके बता दे। समाजवादी पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में किसी बुला के बता दे। बिहार में लालू जी बता दे। कोई भी एक पार्टी का आप नाम बता, ममता हिम्मत कर ले, केजरीवाल तो बताओ अंदर होने के बाद में इस डर के मारे कि मेरी उनकी पार्टी पे भी भरोसा नहीं, दूसरे की तो छोड़ दो। तो ऐसे दौर में बीजेपी आशा अपेक्षा के आधार पर सर्वाधिक रूप से लोकतंत्र हिमायती भी है और वो अपने कथनी करने एक करके जनता के बीच में लोकतंत्र की संवाहक भी है, जो आरक्षण को भी बचाना चाहती है, संविधान के लिए भी जितना चिंता कर सकती करती है, लोकतंत्र की भी हिमायती है। और ख़ास करके इस दौर में भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, इसलिए देश के आगे जा कर के दुनिया के सामने भारत की इमेज बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और उसमें आप एक सक्रिय भूमिका में हैं। डॉक्टर मोहन यादव, आपकी बहुत ही सफल इनिंग्स के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।